नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार डॉक्टर कुलदीप बारडा में। साथियों, इससे पहले हमने वर्णमाला को अलग-अलग कक्षाओं में पढ़ा था। आज हम इस कक्षा में संपूर्ण वर्णमाला को एक साथ पढ़ेंगे, वो भी पीपीटी के साथ। इस कक्षा के जो हमारे मुख्य बिंदु हैं, उनमें वर्ण क्या होता है, ध्वनि क्या है, अक्षर क्या है, वर्ण, ध्वनि, अक्षर इनमें अंतर क्या होता है, स्वर और व्यंजन क्या होते हैं, उनके उच्चारण स्थान क्या हैं, स्वर और व्यंजन को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। साथ में हम अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष सब कुछ एक साथ ही पढ़ेंगे। जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं, मैं उनको बता दूं, इस चैनल पर हिंदी के बारे में शून्य से लेकर के शिखर तक की जानकारी आपके साथ साझा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी वर्तमान में मैं यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम को करवा रहा हूं, जिसकी पहली इकाई की जो भी कक्षाएं अभी तक हो चुकी हैं, उनकी वीडियो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसलिए एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। आज मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि जो कुछ भी आज हम पढ़ेंगे पीपीटी के माध्यम से, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बहुत सारे साथी कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दो। आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आप डॉक्टर कुलदीप बारडा नाम से ही टेलीग्राम चैनल है, उसको भी ज्वाइन कर लें। आइए अब हम शुरू करते हैं वर्ण से। वर्ण विचार। सबसे पहले आप ये देखो, मनुष्य ने जब बोलना प्रारंभ किया, उसके मुख से जो ध्वनि निकल रही थी, उस ध्वनि ने आगे चल करके भाषा का निर्माण किया। और भाषा की जो सबसे छोटी मूल इकाई है, उसी को आप ध्वनि कहते हो। तो हम भाषा के लिए जो अभिव्यक्ति, यानी कि मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है, चाहे वो लिखकर हो, चाहे बोलकर हो, या सांकेतिक माध्यम के द्वारा हो, तो यही वो अभिव्यक्ति है। वो दूसरों के सामने प्रकट कर रहा है अपने विचारों को, और दूसरों के स्वयं समझ भी रहा है। यानी कि विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहा जाता है। और भाषा की सबसे छोटी जो मूल इकाई है, ध्वनि, उसके लिए जिन प्रतीक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन प्रतीक चिन्हों को निर्धारित किया गया है, उनको ही वर्ण कहते हैं। अर्थात वह छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके और अधिक खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, वो वर्ण कहलाते हैं। तो यहाँ देखो, वर्ण से भाषा तक का जो क्रम है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम ध्वनि की बात करते हैं, और यही ध्वनि जब लिखित रूप में आती है तो वर्ण कहलाता है। इसके बाद में अक्षर बनते हैं, जिनको शब्दांश भी कहा जाता है। और इनके बाद शब्द बनते हैं, जो वाक्य में प्रयुक्त होकर के पद कहलाते हैं। उसके बाद में पदबंध बनता है, फिर उपवाक्य बनता है, उसके बाद में वाक्य, और फिर जाकर के भाषा का निर्माण होता है। तो यहाँ आपको नजर आ रहा है, भाषा सबसे पहले है, और भाषा के बाद में जितने भी आप नजर आ रहे हैं बीच में, ये माध्यम हैं, इनसे होते हुए अंत में जाकर के वर्ण या ध्वनि मिलता है। तो भाषा की सबसे पहली प्रथम इकाई ही वर्ण या ध्वनि है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखो, वर्णमाला में हमारे जो कुल वर्ण हैं, वो 52 माने जाते हैं। इसके अलावा जो स्वर हैं, वर्ण के जो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वरों की संख्या 11 है। उसके बाद में जो अयोगवा होते हैं, उनकी संख्या 2 और 3 है। 2 और 3 कैसे है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है। उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या 2 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं, और संयुक्त व्यंजन भी 4 होते हैं। एक बार आप ध्वनि के बारे में भी देख लो। ध्वनि, जिसको अंग्रेजी में साउंड कहा जाता है, इसका अर्थ होता है आवाज। आवाज बहुत प्रकार की होती हैं, जैसे किसी भी प्रकार की जो ध्वनि होती है, बर्तनों की कह सकते हैं, पशु पक्षियों की कह सकते हैं। जहाँ पर भी आपको शोर सुनाई देता हो, वो ध्वनि होती है। किंतु भाषा विज्ञान की दृष्टि से वो ध्वनि नहीं मानी जाती है। हम यहाँ उस ध्वनि की बात कर रहे हैं जो मनुष्य के मुख से निकली हुई हो और अभिव्यक्ति का साधन हो। ठीक है, तो ध्वनि वर्ण का जो उच्चरित रूप है, उसी को
ध्वनि कहा जाता है। और वर्ण क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है। वर्ण जिसका अर्थ होता है रंग, या फिर आप कह सकते हो जैसे जाति, ये इसके अर्थ हैं। और वर्ण की परिभाषा यहाँ फिर से दिखाई गई है। भाषा की सबसे छोटी मूल इकाई जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते वर्ण कहलाता है। नोट, ये जो ध्वनि का लिखित रूप होता है वही वर्ण है। अब यहाँ अक्षर को समझो, क्योंकि कई बार ये होता है, पुस्तकों में भी हमने पढ़ा है, छठी कक्षा के व्याकरण में जो लिखा हुआ था पहले, अब तो मुझे पता नहीं क्या उसमें, वर्ण या अक्षर उस छोटी से छोटी ध्वनि को कहते हैं जिसके और अधिक टुकड़े नहीं हो सकते। किंतु उस परिभाषा में थोड़ा सा संशोधन करने की हमें जरूरत है। वो ये है कि अक्षर के टुकड़े हो सकते हैं। आप कहोगे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले एक बार अक्षर के बारे में समझ लो। अक्षर अ धन क्षय से बना है, और क्षय का मतलब होता है नाश। लेकिन अ उपसर्ग लग गया, ये क्या है? नकारात्मक के लिए है। जिसका नाश नहीं हो सकता हो उसको अक्षर कहा जा सकता है। जैसे आत्मा, परमात्मा, ये हमेशा अमर अजर होते हैं, इनका कभी नाश नहीं होता। तो इसकी परिभाषा देखो, भाषा की वह मूल इकाई, यानी कि भाषा की वह मूल इकाई जिसको एक ही झटके या आघात में उच्चारित किया जाए। वर्ण में क्या था? भाषा की छोटी से छोटी आप इकाई की बात कर रहे हो, लेकिन यहां आपको एक झटके में उच्चारित करनी है। वर्ण के खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, लेकिन अक्षर के हम टुकड़े कर सकते हैं। उसका उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पे मैंने लिख दिया राम। राम में अगर आप वर्ण ढूंढोगे तो इसमें र जमा आ जमा मैं जमा ए, इसमें 4 आपके वर्ण हैं। और अक्षर की बात करोगे तो अक्षर रा और मैं, एक बार में हमने बोल दिया रा और एक बार में बोल दिया मैं। तो इस प्रकार के अक्षर केवल इसमें 2 ही हैं और 4 इसमें वर्ण थे। तो अक्षर भी आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि भाषा की वह इकाई जिसको एक झटके में बोला जाए वही अक्षर कहलाता है। एक बार फिर से आप वर्ण, ध्वनि और अक्षर का जो अंतर है उसको समझ लो। वर्ण में क्या है? ध्वनि का लिखित रूप है, और ध्वनि क्या है? वर्णों का उच्चारित रूप है। ये इनका अंतर हो गया। और वर्ण और अक्षर में यह है, वर्ण के टुकड़े नहीं हो सकते और अक्षर के यहाँ पे हो सकते हैं। यही इनका मूल अंतर है। आपने वर्ण, ध्वनि, अक्षर को समझ लिया। अब देखो वर्णमाला क्या होती है। वर्णों का जो व्यवस्थित समूह है, एक प्रकार से परिवार है, उसका जो मुखिया है उसको ही वर्णमाला कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा की हम बात करते हैं तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब देखो वर्ण के जो भेद हैं, प्रकार हैं, वो 2 होते हैं। एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वाउल कहा जाता है। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाएं स्वर कहलाते हैं। यानी कि वे वर्ण जिनको बोलने के लिए किसी की भी सहायता नहीं लेनी पड़ती हो वो स्वर कहलाते हैं। तो स्वरों की जो संख्या है वो 11 है, आपके सामने लिखे हुए हैं। इनका उच्चारण एक बार ध्यान से सुन लो। इसी प्रकार से इनका उच्चारण होता है। लगभग काफ़ी बार हम इनका गलत उच्चारण करते हैं। कई बार हमें ये समझ में नहीं आता कि ऊ और ई में कौन से की बात कर रहा है, बड़ा ऊ है या छोटा ऊ है। उच्चारण से ही समझ में आना चाहिए कि छोटा ऊ है या फिर बड़ा ऊ है, छोटी ई है या फिर बड़ी ई है। तो इनका उच्चारण एक बार आप ध्यान से सुन लो। सबसे पहले ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कुल मिलाकर के आपके 11 होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अंग और अह भी होते हैं, लेकिन वो अयोगवा होते हैं, उनकी हम आगे बात करेंगे। तो यहाँ आपके जो स्वर होते हैं वो कुल मिलाकर के 11 होते हैं। और वैसे देखा जाए जिनका हम उच्चारण कर सकते हैं ध्वनि के आधार पे री हट जाता है, 10 ही आपके स्वर बजते हैं। और इनमें भी अलग अलग हैं, वो भी आप साथ साथ समझते चलना। यहाँ स्वरों का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि मैं अभी कह रहा था ना कि स्वर अलग अलग होते हैं। जैसे बताया जाता है कि 3 भेद होते हैं स्वरों के, ह्रस्व स्वर, इसके बाद में दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। वो संस्कृत की बातें हैं, हिंदी में मूलतः है 2 ही होते हैं।
ह्रस्व और दीर्घ। यहाँ आप देखोगे स्वर केवल मात्रा के आधार पर होते हैं, ह्रस्व दीर्घ प्लुत, लेकिन हम जीभ की स्थिति, मुख विवर, होठ की स्थिति देखेंगे तो ये अनेक प्रकार से होते हैं। ये भी गोस्तव और प्राणतव के आधार पर भी इनके भेद होते हैं। तो वो देखो स्वर हमने इस तरफ लिख दिए हैं जो मैंने अभी पढ़े थे। इनका उच्चारण स्थान देखो, जो पहला ए है इसका कंठ होता है, जो गला होता है वही इसका उच्चारण स्थान है। आ का भी कंठ होता है, ई, इनको आप बोल बोल के देखते जाओ, क्योंकि सबसे पहले जो गला होता है, कंठ होता है, यही जीभ भी पीछे जा रही है और हवा यहीं से शुरू होती है। तो पहला ही आपका जो स्वर है वो कंठ से बोला जाएगा। उसके बाद में अगला जो है वो भी कंठ से बोला जा रहा है। फिर आप देखो ई तालु से है, क्योंकि जीभ मुंह की छत को छू रही है। ई, ये भी तालु से है। ऊ में होठों का काम होता है, ये ओष्ठ से बोले जाते हैं, होठों से बोले जाते हैं। ऊ, ये भी होठों से बोले जाते हैं। इसके बाद में री, एकमात्र ऐसा स्वर है जो मूर्धा से बोला जाता है। दांत और जीभ, ये जो तालु होता है उसके बीच की स्थिति को हम मूर्धा कहते हैं। तो ये मूर्धा इसका उच्चारण स्थान है। ए ऐ, इनके लिए दो दो साथ में होंगे, कंठ और तालु, क्योंकि आवाज कंठ से निकल रही है लेकिन साथ में जीभ तालु को छू रही है। ए ऐ, इस प्रकार से ये कंठ तालु हैं। ओ औ, इनमें क्या हो रहा है, आवाज कंठ से आ रही है लेकिन होठ भी गोल हो रहे हैं। तो यहाँ आपके कंठोष्ठे, इन दोनों का उच्चारण होगा कंठोष्ठे। उसके बाद में मात्रा के आधार पर आप भेद करोगे तो आपका जो ए, ई, उ, री, ये कुल मिलाकर के आपके 4 होते हैं ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिनको बोलने के लिए एक मात्रा का समय लगता हो या कम समय लगता हो, उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। इनकी संख्या कुल 4 है, ए, ई, उ, री। इसके बाद में जो भी बच गए उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। यानी कौन से बच गए, आ, ई, उ, इसके बाद में ए, ऐ, ओ, औ। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये जो ए है, आप सोचोगे तो छोटी ए है तो ये ह्रस्व में आना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको नजर आ रही है छोटी, लेकिन ये दीर्घ में ही आती है, क्योंकि इसका जो विच्छेद होगा वो ए जमा ई होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आते हैं दीर्घ में, या फिर आप कह सकते हो संयुक्त स्वर। तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे मात्रा के आधार पे ह्रस्व और दीर्घ। हम प्लुत की भी एक बार बात कर लेते हैं। प्लुत स्वर का सबसे अच्छा उदाहरण है ओम, क्योंकि जिसको भी हम बोलते हैं जो लंबे समय तक ह्रस्व दीर्घ से भी ज्यादा समय जिसमें लगता हो उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। और प्लुत स्वर लगभग जो नाटक वगैरह होते हैं इनमें ही काम आता है, जब किसी को पुकारते हैं, यानी कि काफी देर तक जो आवाज है वो गूंजती रहती है, जैसे राम। ठीक है, यानी कि ह्रस्व दीर्घ और इनसे भी ज्यादा समय लगेगा वो प्लुत स्वर होता है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं एक बार जीभ की स्थिति। इनको बोलते समय जीभ कहाँ कहाँ रहती है। 3 प्रकार है इसमें, कौन कौन से हैं वो भी देख लो। एक आपका अग्र, एक है पश्च, एक है मध्य। अगर में आप देखो जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है, यानी कि जीभ आगे बाहर की तरफ निकलने की कोशिश कर रही है, आगे जा रही है। मध्य में बीच में टक रही है। पश्च का मतलब होता है पीछे, जीभ पीछे जा रही है। तो पहला आपका है ए। ए में क्या हो रहा है, जीभ बिल्कुल बीच में अटक गई, तो क्या होगा, ये मध्य भाग होगा। जीभ की स्थिति कहाँ है, मध्य में है। तो एकमात्र ए ही ऐसा है जहां जीभ की स्थिति मध्य में है। उसके बाद में जितने भी आपके 10 स्वर बच गए उनमें जीभ आगे या पीछे जाएगी। जैसे आ बोलते ही जीभ पीछे चली गई, पश्च हो गया। उसके बाद में ई, ये दोनों आपने बोले तो क्या हो गया, जीभ आगे की तरफ आ गई। ठीक है, फिर आप बोलो ऊ, इसमें क्या हुआ, जीभ पीछे चली गई, पश्च हो गया। री में फिर आगे आ गई। उसके बाद में ए, ऐ में भी आगे ही है, और ओ, औ में जीभ पीछे चली गई। तो ये 3 हैं कुल मिलाकर के जीभ के जो भाग हैं, अगर, मध्य और पश्च। पहला है आपका ध्यान रखना है ए, मध्य में कुछ नहीं करना, आप बोल के देख लेना। जीभ अगर आगे आ रही तो अगर, पीछे जा रही पश्च, बीच में अटक गई तो मध्य। बिल्कुल आसान है, थोड़ा
समझने की आपको ज़रूरत है। उसके बाद में आप देखो मुख विवर की स्थिति, लेकिन इससे पहले आप एक बार होठों की स्थिति है वो देख लो। होठों की स्थिति में मुख्य रूप से तो दो ही हैं, वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। वृत्तमुखी का मतलब होता है होठों का गोल होना, और अवृत्तमुखी का मतलब होता है होठ गोल नहीं होते। एक ऐसा है इसमें जो कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता होठों की तरफ से, तो वो होता है उदासीन। तो पहला क्या है इसमें, उदासीन है। उसके बाद में देखो आप बोलोगे तो इसमें होठ गोल नहीं हो रहे, मुंह खुल रहा है लेकिन गोल नहीं हो रहे, तो यहाँ अवृत्तमुखी होगा। ई में भी होठों का गोल होने का कुछ नहीं लग रहा हमें, ये भी अवृत्तमुखी हैं दोनों। ऊ इनको बोलोगे तो होठ गोल हो रहे हैं, बोल के एक बार देखो होठ अपने गोल हो जाएंगे, तो ये होगा वृत्तमुखी। उसके पश्चात आपकी जो री है, री में क्या हो रहा है, होठ गोल नहीं हो रहे, तो ये होंगे आपके अवृत्तमुखी। ए में भी होठ गोल नहीं हो रहे, ये भी अवृत्तमुखी होंगे। और अंत में ओ औ दोनों बच गए, होठ गोल हो रहे हैं, तो ये होंगे आपके वृत्तमुखी। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे मुख विवर की स्थिति। मुख विवर में दो प्रकार हैं, एक होता है आपका जो यह लिखा हुआ है विवरित, विवरित को कहते हैं ओपन। इसके बाद में है अर्धविवरित, अर्धविवरित आएगा तो इसके साथ में आप हाफ ओपन कर सकते हो। उसके पश्चात दूसरा है आपका संवृत। संवृत जो आपको यहां नजर आ रहा है उसको अंग्रेजी में कहा जाता है क्लोज, अर्थात मुंह का बंद होना। मुंह कितना खुल रहा है, ज्यादा खुल रहा है, कम खुल रहा है, इसी प्रकार से मुंह कितना बंद हो रहा है, ज्यादा बंद हो रहा है, कम बंद हो रहा है, उसी के आधार पर मुख विवर को भी हम देखते हैं। सबसे पहले है ए को आप बोल के देखोगे तो आपका जो मुंह है वो आधा खुल जाएगा, ज्यादा नहीं खुल रहा, आधा ही खुल रहा है, तो ये होगा आपका अर्धविवरित। यहां आपको नजर आ रहा है अर्धविवरित। उसके बाद में आ बोलोगे तो मुंह आपका लगभग खुल जाता है, तो विवरित अर्थात ओपन हो गया, तो ये होंगे आपके विवरित। उसके पश्चात में आप ई बोलोगे तो मुंह वहां खुल नहीं रहा, वो बंद हो रहा है, आधा आपका बंद हो गया, तो होगा अर्ध संवृत, क्योंकि संवृत का अर्थ होता है क्लोज और अर्ध संवृत का अर्थ होगा हाफ क्लोज। ठीक है। उसके बाद में ई की बात कर रहे हैं, यहां आपका मुंह लगभग बंद हो रहा है, तो वो कहलाएंगे आपके संवृत। ऊ की बात करोगे तो यहां आपका मुंह बंद ही हो रहा है लेकिन आधा बंद हो रहा है, तो अर्ध संवृत होगा। ऊ की बात करोगे तो यहां आपका मुंह लगभग बंद हो जाता है, तो ये संवृत होंगे। उसके पश्चात हम री की बात करते हैं, तो री में आधा मुंह आपका बंद होता है, तो वो होंगे अर्ध संवृत। अब हम बातें करते हैं ए की। ए में मुंह आपका बंद नहीं हो रहा, वापिस खुल रहा है, तो ये आधा खुल रहा है, तो अर्धविवरित। ए बोलोगे तो आधा ही मुंह खुलता है, ए बोलते हैं मुंह ज्यादा खुल जाता है, तो वो हो जाएगा विवरित। इसी प्रकार से ओ को बोलोगे तो अर्धविवरित, औ को बोलोगे तो ज्यादा खुल गया विवरित। अब यहां आपको ये उलझने की बात नहीं है, ज्यादा आपको सोचने की भी बात नहीं है, थोड़ा सा ट्रिक के माध्यम से समझ लो कि किस प्रकार से होंगे। शुरुआत में आपको जो 11 स्वर हैं इनका उच्चारण स्थान कुछ नहीं करना, बोल के देखो, जीभ जहां जा रही है उसी उच्चारण स्थान को आप बता दो। ठीक है। उसके बाद में मात्रा के आधार पे ए ई उ री 4 आपके ह्रस्व स्वर हैं, बाकी सारे सातों बच गए दीर्घ स्वर। यहां तक बात खत्म। जीभ की स्थिति में आपको दो ही याद रखने हैं सही, तो अगर और मध्य। एक पहला है अगर और पश्च, एक पहला है मध्य, वो तीसरा है। तो एक को छोड़ करके बाकी जितने भी आपके 10 स्वर हैं, या तो जीभ आगे जा रही है या पीछे जा रही है, समझ में आ जाएगा। यहां पर भी होठों में भी ऐसा ही है, दो ही प्रकार है, वृत्तमुखी या तो गोल हो रहे हैं या गोल नहीं हो रहे। एक पहला छोड़ देना, ए वो उदासीन है, उसके कोई भी प्रतिक्रिया वो नहीं कर रहा है होठों की। उसके पश्चात मुख विवर में थोड़ा फंसने वाली बात यह है कि ये ऐसे ऐसे शब्द हैं, समझ में कम आते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा, आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करो, वहां से आप समझ लो। विवरित ओपन और संवृत क्लोज।
मुंह कितना खुल रहा है, कितना बंद हो रहा है, इसी के आधार पे आप इनका भी बता सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो बीच बीच में आपको लगे कि दिक्कत हो रही है समझने में, तो कमेंट्स करके पूछ सकते हो कि सर यहाँ हमें समझ में नहीं आया, मैं आपको उससे अगली वीडियो जो भी बनेगी उसमें समझा दूंगा। स्वरों का वर्गीकरण वहां तो देख लिया आपने, लेकिन कुछ और भी होता है, वो हमने यहाँ लिखा हुआ है। उसमें क्या है, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं। अक्षरिक का मतलब ये है, एक तो स्वर है, एक व्यंजन है, इनको वर्ण कहा जाता है। लेकिन वर्ण अक्षर कब बनता है, जैसे यहाँ पे ये लिखे गए हैं क ख, ये आपके व्यंजन भी हैं, ये आपके वर्ण भी हैं, लेकिन ये अक्षर नहीं हैं। अक्षर तब बनेंगे जब इनमें स्वरों का मेल हो जाएगा, क जमा ए, क, इस प्रकार से जाकर के अक्षर बनते हैं। इसलिए कभी ऐसा प्रश्न आ भी जाए, सभी स्वर अक्षरिक होते हैं अनाक्षरिक होते हैं, तो ध्यान रखना है सभी स्वर अक्षरिक होते हैं और सभी व्यंजन आपके अनाक्षरिक होते हैं। क्योंकि सही मायने में व्यंजन आपके ऐसे ही लिखे जाते हैं, लेकिन जब बात व्यंजन के उच्चारण की आती है, उनको बोलने की आती है, फिर हम स्वरों की सहायता लेंगे, तब जाकर के व्यंजन बोले जाते हैं। नहीं तो व्यंजन बोले नहीं जाते, ये सिर्फ लिखे जाते हैं। हलचल के साथ में बोलोगे तो स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी, तब जाकर के ये अक्षर बनते हैं। यहाँ आपको समझ में आ गया कि सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सभी व्यंजन अनाक्षरिक होते हैं। दूसरा है, सभी स्वर घोष अर्थात सघोष होते हैं। सघोष का अर्थ होता है, यहाँ जो हमारे गले में स्वर तंत्रियां होती हैं, इनमें जो गूंज उत्पन्न होती है, इसका जो अन्य नाम है घोष का, आपने देखा होगा नाद। नाद जैसे गूंज उत्पन्न होती है। कभी भी आपने मंदिर में जाकर के घंटी बजाई है तो कितनी देर तक उसकी गूंज रहती है हवा में, उसी गूंज को घोष कहते हैं। ये दो प्रकार से होते हैं, एक होता है सघोष और दूसरा होता है अघोष। तो आपको ध्यान में रखना है, जो स्वर होते हैं वो सारे ही सघोष होते हैं, क्योंकि इनको बोलते समय गूंज उत्पन्न होती है। उसके बाद में तीसरा पॉइंट है, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। ये तो था पहले वाला घोषताओं के आधार पे वर्गीकरण, और नीचे वाला है प्राणताओं के आधार पर वर्गीकरण। प्राण, इसमें यहाँ पे प्राण नजर आ रहा है, प्राण का अर्थ होता है वायु या हवा, आप कह सकते हो। तो जो हवा है, वायु है, जिसके कारण हम जीवित हैं, जो हमारे अंदर आ रही है, बाहर जा रही है, ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही है, आदान प्रदान जो कुछ भी हो रहा है, हवा का हो रहा है, वायु का हो रहा है। इसी हवा के कारण ही हम इनका उच्चारण करते हैं। अगर हवा नहीं होगी तो उच्चारण भी नहीं होगा। एक बार के लिए आप सांस रोक के कोई भी एक वर्ण बोल के दिखाओ, नहीं बोला जाएगा, क्योंकि सारा काम हवा का ही होता है। इतना है, किसी में कम हवा की जरूरत पड़ती है, किसी में ज्यादा की। तो सभी जो स्वर हैं, इनको बोलने के लिए हमें बिल्कुल कम हवा की जरूरत पड़ती है, इसलिए अल्प प्राण कहा जाता है। कई बार कहते हैं ना कि बच्चा सबसे पहले जब बोलता है तो माँ का उच्चारण करता है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोई भी छोटा बच्चा है, पहली बार जन्म लेने के बाद में जो उच्चारण करेगा तो सीधा व्यंजन का नहीं कर सकता, क्योंकि व्यंजन का उच्चारण करने के लिए थोड़ी बहुत जो मैच्योरिटी है, परिपक्वता है, वो होनी जरूरी है। उससे पहले आपको स्वर सीखने पड़ेंगे। आप ये मत सोचना कि बच्चा पहले ए आ ई ई सीखेगा, उसके बाद में ही व्यंजन सीखेगा। यहाँ बात हो रही है उसके पहले उच्चारण से। तो कभी आपने बच्चे के साथ में लाड प्रेम दुलार किया है, तो बच्चे के मुंह से जो आवाज आती है वो ऐसे ही आएंगी, आ ई, इस प्रकार से। लेकिन कभी भी बच्चा सीधा व्यंजन जैसे माँ का उच्चारण नहीं कर सकता। तो यहाँ आपको स्वर के बाकी जो बचे हुए महत्वपूर्ण बिंदु थे वो भी समझ में आ गए होंगे। सभी स्वर अक्षरिक होते हैं, सभी स्वर सघोष होते हैं, सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। स्वरों के बाद अब हम बढ़ते हैं अयोगवाह की तरफ। अयोगवाह जो आपको यहाँ पे शब्द नजर आ रहा है, इसके बीच में है योग। योग ही इसका मूल शब्द है। योग का अर्थ होता है मेल या जोड़, ठीक है।
दो चीजों का जहां मिलन होगा वहीं योग होगा। अ उपसर्ग लगा दिया, अ है नकारात्मक के लिए, क्योंकि अ जैसे ही लग जाएगा तो योग नहीं होगा। वाह, यानी कि किसी के साथ योग नहीं है, न स्वरों के साथ न व्यंजन के साथ, उसके बाद भी इनका वहन हो रहा है, इनको कहा जाता है अयोगवा। तो यहां अब देखो, अयोगवा ए धन योग जमा वा, यानी कि जिसका किसी के साथ योग न हो, इनकी संख्या वर्णमाला का जो चार्ट होता है उसमें केवल दो नजर आती है, वो दो हैं आपके अंग और ए, किंतु कुल मिलाकर के तीन होते हैं। परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाता है कि अयोगवा की संख्या कितनी है, वहां ऑप्शन में तीन है तो आपको तीन ही करना है, तीन नहीं है तो आप दो कर सकते हो, क्योंकि इसमें अनुस्वार होता है जिसमें ऊपर बिंदी लगती है, अनुनासिक में चंद्र बिंदु, और विसर्ग में ये आपको जो दो दिखाई दे रहे हैं जैसे अतः है, प्राय, इनमें लगता है दो डॉट आपको नजर आ रहे होंगे। इस प्रकार से तीन अयोगवा होते हैं, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, बिंदु, चंद्र बिंदु, अंत में दो बिंदु। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं व्यंजन की तरफ। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो उनको व्यंजन कहा जाता है। जैसे मान के चलो, एक व्यक्ति है जिसका नाम है वर्ण, उसकी दो संतान हुई, बड़े का नाम है स्वर और छोटे का नाम है व्यंजन। ठीक है, स्वर है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, वो लीडर है, वो सारा काम अपने आप करता है, किसी की सहायता लेने की उसको कोई भी जरूरत नहीं है। उसका जो छोटा बेटा व्यंजन है वो अपने बड़े भाई पर ही निर्भर है। आप कह सकते हो व्यंजन जो है वो दिव्यांग है, वो विकलांग है। जैसे ही सहारा मिल गया बड़े भाई स्वर का तो वो पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार से व्यंजन अधूरे होते हैं जब तक स्वरों की सहायता नहीं मिलती। जैसे ही स्वरों की सहायता मिलेगी वो पूर्ण हो जाएंगे, तभी जाकर के उनका उच्चारण हो पाएगा। इसी प्रकार से इसकी परिभाषा है, वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हो उनको व्यंजन कहा जाता है। आइए अब हम देखते हैं व्यंजन कौन कौन से हैं। इनको वर्गों में बांट रखा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। आपने काफी बार पढ़ लिए, क च ट त प क छ ट त। ठीक है, इनको इसी प्रकार से आप याद रख सकते हो, नहीं तो आप त और प वाली जब भी पंक्ति आती तो भूल जाते हो कौन सी पहले आएगी कौन सी बाद में आएगी। आपको ध्यान में रखना है, अंत में सबसे स्पर्श व्यंजन में मैं आता है। ठीक है, तो प वाली पंक्ति अंत में ही आएगी। क ख ग घ ङ। यहाँ आपको ये जो ङ नजर आ रहा है, बहुत सारे इसका जो उच्चारण है वो अड़य करते हैं, अड़य नहीं होता है, क्योंकि अड़य की आप बातें करोगे तो अड़य आगे आएगा ट वर्ग में, जिसको आप उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन कहते हो। क ख ग घ ङ। उसके बाद में आगे है च वर्ग। ये क वर्ग आपका कंठे से बोला जा रहा था, च वर्ग आपका तालु तालव्य से बोला जा रहा। बोल के देखोगे क ख ग घ ङ, पूरा जो कंठ है इसी से आवाज निकल रही है। ठीक है, उसके बाद में तालु, ऊपर मुंह की छत, च छ ज ज, ये सारे के सारे तालु से बोले जा रहे हैं। हम बात करते हैं ट वर्ग की। कठोर वर्ग भी इसको कहा जाता है, अगर इस प्रकार से भी परीक्षा में आ जाए कठोर वर्ग कौन सा है व्यंजन में, तो ट वर्ग है। ट ठ ड ढ न। ये मूर्धा से बोला जाता है। तालु के बाद में दांतों से पहले मूर्धा होता है, मूर्धन्य ध्वनियां हैं। त वर्ग में दंते, दांतों की जो अंदर की साइड है जीभ वहां पे टच कर रही है, यानी बोलने का मतलब ये है कि जीभ किसको छू रही है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, हवा भी अंदर से छूती हुई निकलती है, जैसे हवा पहले कंठ की तरफ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत, फिर होठ, फिर बाहर निकल जाती है। उसी प्रकार से जीभ भी पहले कंठ की तरफ जाएंगे, फिर तालु की तरफ, उसके बाद में मूर्धा की तरफ, फिर दांतों की तरफ, अंत में जाकर के वो कहते हैं होठों को अब तुम संभाल लो, तुम्हारा काम बच गया। तो होठ अंतिम जो स्पर्श व्यंजन है, अंतिम वर्ग प फ ब भ में, वो होठ भी काम करते हैं। तो यहां देखो आप, ट ठ ड ढ ण मूर्धा, त वर्ग में आपका दंत और प वर्ग में आपका ओष्ठ काम करता है, होठ काम करते हैं। उत्क्षिप्त और द्विगुण इसमें आपके दो हैं, ये आपके ट वर्ग में इसी में शामिल होते हैं। द्विगुण दो का आपको इसमें कह सकते हो गुण मिलता है, इसलिए द्विगुण कहा जाता है। उत्क्षिप्त इसलिए कहते हैं क्योंकि जीभ
मूर्धा से टकरा करके एकदम से लुढ़क कर नीचे गिरती है, ढ ढ, ठीक है। तो इसलिए इनको उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन की हम बातें करेंगे तो ये य, र, ल, व, इसमें दो आपको नजर आ रहे हैं, य और व, इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ध्यान रखना है, कोई ऐसी बातें यहाँ छूट गई, क्योंकि मेरा जो मुख्य उद्देश्य है इस कक्षा का, वर्णमाला का कोई भी ऐसा छूटना नहीं चाहिए जो प्रश्न परीक्षा में आए और आपने इस वीडियो में ना देखा हो। य और व, ये जो दोनों ध्वनियां हैं इनको अर्ध स्वर भी कहा जाता है, आपको याद रखना है ये भी। ऊष्म में इनको संघर्षी भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन या संघर्षी व्यंजन श, स, स है। उसके बाद में संयुक्त व्यंजन की हम बात करेंगे, क्ष, त्र, ज और स्र। क्ष में क और श है, और उसमें त्र में आपको ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा देखना है तो पीछे की कुछ वीडियोज बना रखी है, उनमें भी आप देख सकते हो। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम बात करते हैं वर्णमाला की, तो ये जो अंत में है स्र, ये नहीं होता था, ये अब आ गया है हमारे वर्णमाला में। पहले ऐसे कहते थे ना, अज्ञानी से ज्ञानी बना के छोड़ती हिंदी, लेकिन आजकल क्या है, अज्ञानी से ज्ञानी तक नहीं, स्र तक पहुंचा रही है हमारी हिंदी, ठीक है। ये था वो चार्ट हम जिसकी बात कर रहे थे कि सब कुछ आपको एक में ही समझ में आ जाएगा। कुछ बातें बीच बीच में जो स्किप करता हुआ चल रहा था वो यहाँ आपको सारे मिल जाएंगी। व्यंजन के बारे में आप देखो, इनका जो उच्चारण स्थान है, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष, सब कुछ एक साथ ही आप देखोगे। सबसे पहले क वर्ग, इनका जो उच्चारण स्थान है वो कंठ से होता है। इसमें क्या करना आपको, पहला, तीसरा, पांचवा, ये तीनों होते हैं अल्प प्राण। उसके बाद में दूसरा, चौथा, ये होते हैं महाप्राण। हम बात किसकी कर रहे हैं, ये जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं इनके वर्ग में आप गिनती करोगे, क पहला आता है तो अल्पप्राण, ख दूसरा है, महाप्राण, ग तीसरा है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्पप्राण, दूसरा, चौथा महाप्राण। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी देख लो एक बार। क वर्ग में कंठ से बोले जाते हैं सारे के सारे। तो जो आपको लाल यहाँ पे नजर आ रहा है रंग, वहां अल्पप्राण है, नीला जहां जहां आपको नजर आ रहा है वो महाप्राण है। यहां तक आपको समझ में आ गया। च वर्ग में भी ऐसे ही है, ट वर्ग में भी, त में भी, प में भी बिल्कुल ऐसे ही है, अल्पप्राण महाप्राण। तो अल्पप्राण जिनकी जो हवा है कम निकले, महाप्राण में अधिक निकले। प्राणताओं के आधार पर व्यंजन पूछा जाए तो उसके दो भेद होते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण। अब अगर घोषताओं के आधार पर व्यंजन पूछा जाता है, वो भी दो प्रकार के होते हैं, अघोष और सघोष। घोष या फिर सघोष एक ही होते हैं, जिनको बोलते समय श्वास के साथ कंपन भी हो उनको घोष कहा जाता है। जिनको बोलते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उनको अघोष कहा जाता है। यहाँ ये भी आपको ध्यान रखना है। एक ध्वनि और है जो आपको मैं बता देता हूँ, उसका नाम है या फिर जहाँ विसर्ग लगते हैं, इसके लिए क्या बोला जाता है, काकल ले ध्वनि। ध्यान में रखना है, परीक्षा में आ सकता है ये। काकल ले ध्वनि कौन सी है, कंठ होता है, उसके ही थोड़ा सा नीचे यहाँ जो स्वर तंत्र की हम बात करते हैं वो काकल ले है। काकल है, वहां से गूंज निकलती है। जो भी विसर्ग होते हैं या फिर है होता है वहीं से आवाज आती है, इसलिए काकल ले ध्वनियां होती है। ठीक है, यहाँ अल्पप्राण, महाप्राण, यहाँ तक स्पर्श व्यंजन में आपको समझ में आ गया। घोष की आप बातें करोगे तो पहले आपके ये नजर आ रहे हैं दोनों के दोनों, यहां तक के ये क्या हैं, अघोष हैं, और उसके बाद में सारे बच गए, यानी कि 1 2 अघोष, 3 4 5। यहां थोड़ा ध्यान में आपको ये रखना है, लगातार हैं 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 अघोष। उसके बाद में 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5, ये है आपके सघोष। ठीक है, साथ में अंत में आपको मैं संख्या भी बताऊंगा इन सब की कि कितनी कितनी होती है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन की। इसमें जो ड है ये अल्पप्राण होता है और ढ है ये महाप्राण होता है। ड में कम हवा निकलती है और ढ में ज्यादा। उसके पश्चात अंतस्थ जो होते हैं आपके, वो सारे के सारे सघोष होते हैं।
अंतस्थ य र ल व। आपको ध्यान रखना है सारे अल्प प्राण और श घोष होते हैं य र ल व जो यहाँ पे लिख रखे हैं। ठीक है, अब इनके उच्चारण स्थान की जब बातें आती है, ये का जो उच्चारण है जीभ तालु को छू रही है तो ये क्या होते हैं, तालु तालव्य या फिर तालु। यह को अर्ध स्वर भी कहा जाता है, कुछ देर पहले मैंने बताया था, ध्यान में रखना है ये भी। यह के बाद में र को आप वर्च ध्वनिया दंतमूल या फिर इनको लुंठित भी कहा जाता है। र में क्या होता है कि जीभ एक बार जो दंतमूल है मसूड़े होते हैं वहां से रगड़ खाती है बोलते समय र, इस प्रकार से तो रगड़ खाती है, वहां उनको दंतमूल या वर्चे ध्वनिया कहा जाता है। इनका आप कह सकते हो लुंठित वर्ण की बातें आती है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि हिंदी व्यंजनों में, हिंदी वर्णों में लुंठित वर्ण कौन सा है, यह र व ऑप्शन दे देंगे तो आपको ध्यान में रखना है लुंठित जो वर्ण है वो र है। उसके पश्चात हम ल की बात करते हैं। ल में वर्चय है क्योंकि दांतों की जो जड़ है दंतमूल है वहीं से इसका भी उच्चारण होता है, जो हम कहते हैं ना अपनी देसी भाषा में नॉर्मली मसूढ़े, जहां से दांत निकलते हैं, उन्हीं की हम बातें कर रहे हैं। और ये है पार्श्विक ध्वनि, क्योंकि जैसे ही हम बोलते हैं जीभ वहां मूर्धा से थोड़ा आगे जो मसूढ़ है इनको जब छुएगी ल बोलते समय तो जो पार्श्व होता है बगल, यानी कि जो हवा है जीभ की दोनों तरफ से निकल जाएगी। आप बोल के देखो ल, जैसे ही बोलोगे कि दोनों तरफ से हवा निकल जाती है, इसलिए एक पार्श्विक व्यंजन है ये अकेला ल। पार्श्व का मतलब बगल, साइड से। एक बच गया आपका व, एकमात्र ऐसा है दंतोष्टे, वह भी आपका अर्धस्वर है। तो यहां आपको ये समझ में आ गए होंगे उच्चारण स्थान, सभी अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, सभी अंतस्थ व्यंजन सघोष होते हैं, यहां आपको ये भी ध्यान में रखना है। अब देखो हम बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन की तरफ। ऊष्म व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्म व्यंजन में सभी आपके व्यंजन महाप्राण होते हैं और उसके बाद में श तीन तो होते हैं अघोष। आप ये जो अंतस्थ इनका उल्टा कर लो है को छोड़ के, है में क्या है अघोष की जगह है श घोष आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही है। तो यहाँ श पहले वाले का उच्चारण तालु से है, अगला स है उसका उच्चारण मूर्धा से है, उससे अगला स है उसका उच्चारण यहाँ दंते लिख रखा है, दंत मूल ही इसका आप कर लो। ठीक है, दंते या फिर दंत मूल। हम बोलते हैं श, सामने वाले को उच्चारण से समझ में आना चाहिए कि कौन सा स ये बोल रहा है। हमने बोल दिया शब्द, हमने बोल दिया षटकोण, हमने बोल दिया सड़क, तीनों की ध्वनि अलग अलग आनी चाहिए आसानी से, इसलिए समझ में आ सके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा उच्चारण स्थान। सभी आप कह सकते हो ऊष्म व्यंजन आपके महाप्राण होते हैं और पहले तीनों अघोष अंत है ये सघोष होता है। अब देखो आप संयुक्त व्यंजन मैंने पीछे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि यहाँ पे क और श, कौन सा स है षटकोण वाला, इन दोनों के मिलन से ही क्ष ध्वनि निकलती है। यहाँ इसके ऊपर बोलने में काफी दिक्कत होती है, फिर हम कह देते हैं कि हमारे जो एरिया है, यहाँ का जो क्षेत्र है वो ही ऐसा है कि हम आम बोलचाल की भाषा में या फिर मुख सुख की सुविधा, एक अच्छा नाम दे रखा है मुख सुख की सुविधा, अपने मुंह के सुख की सुविधा के लिए बोल देते हैं, लेकिन वहाँ व्याकरण की दृष्टि से तो गलत होता है। तो इसको कई बार क्या बोलेंगे अक्षय बोल देंगे, हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसकी, ठीक है क्षय की। कई बार ये लिखा होगा तो भी अक्षय, ये लिखा होगा तो भी अक्षय, ये लिखा होगा तो भी अक्षय, ये भी। अगर तीनों ही अक्षय हैं तो जो अक्षय नाम का कोई व्यक्ति है जैसे हीरो है, उसको तीन वर्ण लिखने की जरूरत क्या है, तीन अक्षर लिखने की जरूरत क्या है, वो अकेले से काम चला लेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अक्षय नहीं है न ही क्षय है। कई बार जैसे ये लिखा हुआ जहां भी मिलेगा लगभग 70 से 80% इसको क्षेत्र बोलते हैं, क्षेत्र या फिर क्षेत्र बोल देंगे, न क्षेत्र है न क्षेत्र है, ये है क्षेत्र। इसको बोलने के लिए क की हल्की सी आवाज आएगी, उसके बाद में जोर सीधा श पे जाएगा,
क्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अगला त्रय की। त्रय में देखो कई बार क्या करते हैं बच्चे, लिखावट में ज़्यादा ही सुंदरता बढ़ाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए इनको ऐसे कर देते हैं, लेकिन ये ऐसे गलत हो जाएगा। आपका सही मायने में क्या है, ये आपका आधा तय है, ध्यान रखना है, आधा तय है। जैसे कुत्ता लिखते तो ऊपर नहीं होता हल्का सा आधा, उसके बाद में नीचे हमने लगा दिया रे। ये मत कहना कि रे की मात्रा, क्योंकि व्यंजन की कोई भी मात्रा नहीं होती, मात्राएं केवल स्वरों की होती है। ये नीचे मात्रा नहीं है, पूरा रे है, क्योंकि जो भी नीचे आएगा वो हमेशा पूरा ही रहेगा। जैसे यहां आपको रे नजर आ रहा है, ऊपर तय, ऊपर वाला आधा है, यहां हमने लिख दिया प्रश्न। फिर कहेंगे कि पै पूरा है, पै पूरा नहीं है, पै आधा है, क्योंकि पै का सारा बोझ तो नीचे वाले ने ही उठा रखा है। आप इस प्रकार से इनको समझ सकते हो, जो नीचे वाला है उसके दोनों पैर सही सलामत हैं, वो ऊपर वाला है वो अधूरा है, विकलांग है, दिव्यांग है। ठीक है, इसलिए वो कंधे पे बैठा है। कई बार ऐसा भी होता है कि तीन आ जाते हैं, फिर समझ में नहीं आता कि कौन सा है। तीन की अगर हम बात करेंगे तो हम करते हैं बात आर्द्र की। आर्द्र में देखो आप अब देखो कि इसमें कौन सा पूरा है। इसमें कई तो ये कहेंगे दो पूरे हैं, द भी पूरा है, र भी। ऐसा नहीं है, नीचे वाला र ही पूरा है, ऊपर वाले दोनों ही अधूरे हैं, क्योंकि नीचे वाला इतना मजबूत है, दोनों पैर बिल्कुल सलामत है, ऊपर वाले दोनों विकलांग हैं, दोनों को कंधे पे इसने उठा रखा है। पहले ऊपर आपको नजर आ रहा है ये आधा र है, इसके बाद में आधा द है, उसके बाद में र आपका पूरा है। इस प्रकार से आर्द्र है। ठीक है, आपको समझ में आ गया यहां तक। हम बात करते हैं ज्ञ की। इसको संस्कृत में जय बोलते हैं, जैसे विज्ञान, ज्ञानी, हम क्या बोलते हैं, विज्ञान, ज्ञानी, इस प्रकार से। तो यहाँ जय और यह से मिलकर बनता है, अंत में श्रय, श और र से मिलकर बनता है, जैसे श्रवण, श्रुतियां, इस प्रकार से। ये आपके तत्सम शब्दों में ज्यादातर आता है, इसलिए आप जहां भी आपको इस प्रकार से आए, आगे हम बात करेंगे शब्द रचना की, जैसे उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तद्भव, ये जो बातें आएंगी कि कौन से हैं। जैसे ही ये आपको इनमें से कोई भी नजर आए तो समझ जाना कि तत्सम शब्द ही हैं। आगे अब हम अंत में कुल इनकी जो संख्या है उसको भी जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक, कमेंट और शेयर, यही तो आपकी मेरे लिए कह सकते हो प्रोत्साहन रूपी ऊर्जा है। जो मुझे प्रोत्साहन मिलता है आपके लाइक, कमेंट और शेयर से ही मिलता है। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। वर्ण की संख्या 52, कहीं कहीं आपको 55, 57 भी नजर आएगी, क्योंकि वहां पे जो आगत ध्वनियां हैं, जैसे यहाँ आपने देखा होगा, जैसे हॉस्पिटल, कॉलेज, डॉक्टर, इनमें लगता है ये वाली जो ऊपर चंद्र अकेला, ये ध्वनि भी शामिल कर ली जाती है। कुछ जो अरबी फारसी की ध्वनियां हैं, जैसे क, ख, ग, ज, फ, वो 5 ध्वनियां, इस प्रकार से इनको कभी 57, कभी 55 हम कर लेते हैं। लेकिन सर्वमान्य जो है उसमें वर्णमाला में कुल मिलाकर के 52 आपके वर्ण है। ठीक है, जिसमें अलग अलग ये हमने समझ लिया है। हम बात करते हैं स्वरों की, 11 हैं। अयोगवा आपके 2 या 3 आपको समझ में आ गया होगा। वर्णमाला के चार्ट में 2 ही नजर आते हैं, अंग, अ है, लेकिन अनुस्वार, अनुनासिक नजर वहां नहीं आता, चंद्र बिंदु, वो भी शामिल होता है अयोगवा में। उसके बाद में स्पर्श व्यंजन 25, उत्क्षिप्त या द्विगुण व्यंजन 2 हैं, अंतस्थ व्यंजन यर अलव 4 हैं, उष्म व्यंजन श है, संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज या फिर ग, स, ये भी 4 हैं। अघोष की हम संख्या बात करें, जो मैंने यहाँ लिखा है, इसके अलावा सभी स्वर आप गिनती कर लेना, इनकी आपको 13 ही मिलेगी अघोष वर्णों की संख्या। वर्ण की कर रहे हैं हम, स्वर व्यंजन आप सारे मिला सकते हैं वहां पे। आगे देखो 13 अघोष हैं, इसका उल्टा कर दो। 13 में क्या किया हमने, एक को पहले लिया था और इसका उल्टा करोगे तो एक को बाद में ले दो, तो क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस प्रकार से सघोष जो वर्णों की संख्या है वो आपकी
31। अल्प प्राण उसमें 20, 11, 31 मैंने इसलिए लिखा है। 20 आपके अल्प प्राण व्यंजन होते हैं और 11 स्वर हैं। इस प्रकार से आपके कुल मिलाकर के 31 हैं। कई बार पूछा जाता है कि अल्प प्राण व्यंजन कितने होते हैं, तो आपको 20 ही बताने हैं। अल्प प्राण वर्ण पूछा जाए तो आपको 31 बताने हैं। अल्प प्राण श घोष बिल्कुल दोनों की संख्या पूरे वर्णों की सेम है, एक ही है, ध्यान रखना है 31। अंत में है महाप्राण। यहां कई बार दिक्कत होती है कि कोई 14 बताते हैं, कोई 15 बताते हैं। इसका जो मेन रीजन है वो द्विगुण में आपको ये नजर आ रहा है ना, ढ, इसके कारण, क्योंकि आपने अल्प प्राण में ड को शामिल कर लिया, महाप्राण में ढ को शामिल कर लिया, तो इनकी संख्या भी 15 हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज की कक्षा में जो कुछ भी हमने किया है, आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो बेझिझक आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हाँ, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर ये सब कुछ जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ।